गाजा में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार हो गया है। 30 लोग मारे गए हैं। लेकिन वहीं लेबनान से जो खबर आ रही है, जो मौत के आंकड़े हैं, उसमें 5 नहाल ब्रिगेड के इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से मारे गए हैं और कम से कम 16 घायल हैं। यह देखिए एट्रिशन की लड़ाई है, इसमें हमको लड़ना है। मैं देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पिछला भी जो वीडियो मैंने 6 बजे अपलोड किया, वो भी देखिए, उसके व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। इस बार मैं बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो अजीब तरह का वेरिफिकेशन मांग रहा है। खैर, कल से परसों से, मतलब कल से शुरू हो जाएगी वेबसाइट, परसों से जोर पकड़ लेगी और वो एक अलग बात है। लेकिन हमें यूट्यूब के भी फोरम को यूटिलाइज करना जितना हम कर सके। कितनी बार ये लोग करेंगे? नहीं कर सकते हैं। यही लड़ाई है देखिए अभी जो पूरी हो रही है दुनिया में, हम भी उसी लड़ाई का हिस्सा। आपसे हम बस एक चीज चाहते हैं, आपसे वक्त चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे वक्त चाहते हैं। आप अपना टाइम दीजिए, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा आप दीजिए। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, मैं आपसे कुछ और नहीं कह रहा हूं, इस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, इसको बस बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। व्हाट्सएप पे बढ़ाइए, इस पे बढ़ाइए, परसुएट करिए। दिन में 1 घंटा आप इसको नहीं दे सकते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण मैं एक जंग लड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस चीज का ख्याल रखेंगे। मैं इसकी खबरों पे आता हूं। देखिए, गाजा में एक जो नॉर्थ गाजा में जिस तरीके से इजराइल नरसंहार कर रहा है, उसमें नई नई पूरी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं और उसी के साथ साथ दमन भी हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा हट के, कल रात को जो अनस अनस शरीफ है, अबू अनस शरीफ, जो अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गाजा में, उनका 1.2 मिलियन फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम हैंडल कल बैन हो गया, जिसमें 1 बिलियन व्यूज एवरी डे आ रहे थे। बताइए, इंस्टाग्राम तो कुछ पे भी नहीं करता, लेकिन वो उसको बैन कर दिया। हमारे साथ हर जिसका भी चैनल रिमूव होता है, उसका पैसा जब तक बकाया होता है तब तक उसको मिलता है। बोलता है हिंदुस्तान के साथ भी उनको मिला, लेकिन मुझे एक, मतलब आप सोचिए कि पहला चैनल बैन हुआ, उसका पैसा नहीं मिला। अभी जो चैनल बैन हुआ है उसमें उसका भी नहीं मिला, उसका नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं जो पहले का नहीं मिला तो इसका कैसे मिलेगा। मतलब पॉलिसी भी ये लोग जो है वो पूरी तरीके से हर चीज में वो कर रहे हैं। तो भाड़ में जाए यूट्यूब, उससे कोई समस्या नहीं है। हमें इन लोगों को दिखाना है कि हमारे समर्थक, हमें किसको दिखाना। हमें भारत में जो लोग हंसते हैं, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, जैसे अशोक कुमार पांडे, जैसे अजीत अंजुम, जैसे दीपक शर्मा, जैसे, क्योंकि ये लोग हंसते हैं कि देखिए हम लोग तो भाजपा विरोधी भी हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, और आप देखिए जो हैं वो आपका चैनल ही सस्पेंड हो जाता है क्योंकि आपके फॉलोअर्स मुस्लिम्स हैं, हम लोग केवल मुस्लिम लाइन पे नहीं चलते। ये मुझे कई बार अशोक कुमार पांडे, आप विश्वास नहीं करेगा, शीतल सिंह जैसा आदमी भी हमसे ये कह चुका है कि आप, और मैं कहता हूं, मैं मुसलमानों और हिंदू का सवाल नहीं है, सवाल हक की लड़ाई है। अगर मुसलमानों को सिंगल आउट किया जा रहा है दुनिया के लेवल पे, और उनके जो इस्लाम आइडियोलॉजी है, वो रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है, अगर उस रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी पे जो चलता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर उसी में से वो दहशतगर्दी की फिलॉसफी निकलता है, उसका हम विरोध करेंगे। हमने विरोध किया है, अलकायदा का विरोध किया, सबका किया। अलकायदा क्या कभी चुनाव लड़ा था? वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, वो तो अमेरिका ने खड़ा किया था। लेकिन हमास, हिजबुल्ला, ये सब चुनाव लड़ते हैं। हिजबुल्ला के एमपीज हैं लेबनीज पार्लियामेंट में। हमास चुनाव लड़के गाजा, वेस्ट बैंक, दोनों में पावर में आया था। इस्माइल हानिया प्रधानमंत्री बने थे और वहां पर वेस्ट बैंक में उसको पावर में नहीं आने दिया। महमूद अब्बास बैठ गए, इजराइल ने बैठा दिया, अमेरिका ने बैठा दिया, और गाजा में फिर उसका रूल चला। और देखिए 7 अक्टूबर 2023 हुआ, उसके बाद अभी पूरा चल रहा। अभी भी गाजा में हमास का ही फॉर्मल रूल है। इजराइल मिलिट्री रूल की बात कर रहा है, इसकी उसकी बात कर रहा है, तो उसमें और युद्ध तेज होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने उदारवादी हैं, ये बहुत ज्यादा, इनको आप फॉलो करना बंद करें। मैं फिर से नाम ले रहा हूं, अशोक कुमार पांडे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, उसके साथ ये दीपक शर्मा, संजय शर्मा, अजीत अंजुम भी उन्हीं में से एक है जो हमारे विरोधी हैं। इसीलिए क्योंकि हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, और मुस्लिम्स की बात ऐसे तो ये लोग बहुत करते हैं। भारत में हो रहा है, ये हो रहा है, उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल रही है? उमर खालिद को बेल तब मिलेगी जब हमास जीतेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। उमर खालिद को तभी बेल मिलेगी, और ये सच्चाई है यहाँ की। कल को हम भी जेल जा सकते हैं और वहां से हमारी भी लड़ाई चलेगी। इसलिए देखिए, ये कोई बात नहीं है। जो लोग शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े से नेता शहीद हो गए,
सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए, यहिया सिनवार शहीद हो गए। मुझको दिखाना है इन सबको, जो बीजेपी वाले हैं वो तो है ही दुश्मन, लेकिन ये जो हरी घास में हरा सांप हैं, ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये सब क्या है? पब्लिक इंडिया एक चैनल है, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए देखिए, आपको एक पूरी एक फाइटर की स्पिरिट के साथ हर 1-1.5 घंटा मुझे आपको देना ही देना है, किसी भी हालत में। ये आन और बान की, ये मेरी केवल बात नहीं है, आपकी आन और बान का सवाल है। जो फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है, नहीं आपको खड़े रहना है, इजराइल के जूते चाटने हैं तो आप जाके चाटिए, या अगर आपको बीच का रास्ता अपनाना है जैसे ये लोग अपनाते हैं कि ना इधर ना उधर, कुछ थोड़ी बहुत जब बड़ी घटना घटी तो कुछ प्रोग्राम कर दिया। क्या क्या औकात है अशोक कुमार पांडे की और ये अजीत अंजुम की और इन लोगों की कि वो अजीत अंजुम तो कभी बोलते ही नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इन लोगों की क्या जानकारी है, क्या औकात है? मेरे चैनल बंद हो गया, एक आवाज उठाई किसी ने? एक जितने लिबरल जिनका मैंने नाम लिया, ये देखिए पूरी बात है। इसका मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं तो अपने वेबसाइट ये चलाऊंगा नहीं, तो उसके बाद मेरे पास और ऑप्शन है। मैं तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस की लड़ाई यहां खड़ा कर रहा हूं, मंगल पांडे सेना खड़ा कर रहा हूं, मैं उसमें लग जाऊंगा, उसमें वो कोई। लेकिन हमको इनको दिखाना है, इनको नीचे दिखाना है, इनको ये दिखाना है कि हम रेजिस्टेंस की आवाज थे। ये लोग कहना है कि नहीं, ये लोग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ है, महमूद अब्बास वाली लाइन के हैं, ये सब जितने मैंने नाम लिए। मैं रेजिस्टेंस की लाइन हूं, रेजिस्टेंस की लाइन इंडिया में जीतेगी। उनके साथ सब यहां पर कल्बे जवाज शिया धर्मगुरु हैं, उनके साथ ये टीले वाली मस्जिद के सुन्नी इमाम मन्नान साहब हैं, सब मैं भी लखनऊ गया था, सबसे मिला था, और बड़ी प्लानिंग हम लोग की हो रही उत्तर प्रदेश में एक नया जन आंदोलन खड़ा करने की। उसमें लोकल उत्तर प्रदेश के सवाल रहेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का सवाल भी प्रमुख रहेगा। आप देखिएगा इस बात को, योगी की छाती पे चढ़ के हम फिलिस्तीन का सवाल उठाएंगे। अब देखिए, जो यहां पर गाजा में जो नरसंहार हुआ है उस पर आते हैं। वहां पर जो 30 लोग मारे गए हैं उसमें एक ही मबुआ फैमिली के हैं, और उससे जो पूरा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है वो यही दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, नेतन्याहू कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि ट्रंप के जीतने से उसको खुली छूट मिल गई। अच्छा, अभी क्या है? अच्छा, ये भी नहीं है, चलिए ये भी एक वर्जन है। एक और चीज है कि 20 जनवरी तक ट्रंप सत्ता में नहीं आ सकता, और ट्रंप को नीचा दिखाने की भी प्लानिंग है। तो अब इस पूरी स्थिति में नेतन्याहू कत्लेआम और बढ़ाएगा। आप देखिए, पूरा जिस तरीके से एक फैमिली को टारगेट करके 30 लोगों को मार दिया है, और वो आप देखिए, और उसमें से आपको बताएं जो ये जो मबू फैमिली है, MABOUH, इस फैमिली का जो हेड है ये रेड क्रॉस का कर्मचारी था, और ये जो घर है ये रेड क्रॉस का एक पॉइंट, उनके पॉइंट्स होते हैं कि यहां रेड क्रॉस के पॉइंट्स हैं, एक उन्होंने एक पॉइंट उसमें था। अब बताइए, आप एक पॉइंट था, मेरा जनेऊ दिख रहा है, यही मैं कहता हूं, इसीलिए घबराती बीजेपी की जनेऊधारी ब्राह्मण, ये राहुल गांधी वाला नहीं असली, ये क्योंकि मुसलमानों के साथ खड़ा 1857 की लाइन कि एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू दूसर तुर्क, ये जो लाइन थी 1857 की, इस लाइन पे मैं चल रहा हूं, मंगल पांडे वाली, जिनके मुस्लिम दोस्त थे। इसलिए ये हमारे विरोध में जितने भी मैंने नाम बताया, शीतल सिंह के सहित, ये सब जो हैं, ये इनका यही है कि हम रेजिस्टेंस के पक्ष में ना बोले। खैर, अभी देखिए, जो महबूब फैमिली है, ये रेड क्रॉस के कर्मचारी हैं, सब कुछ हैं, इनके साथ इस तरह से हो गया। अब उसके अलावा सुबह से आज एक क्षति स्कूल मैसाकर कई बार 3-4 बार हो चुका है, वहां लोग डिस्प्लेस्ड लोग शेल्टर लेते हैं, वहां पर लोग मारे गए। अब रेजिस्टेंस जो है वो देखिए नॉर्थ गाजा में पूरा दमखम लगा रहा है, उससे जो हो सक रहा है वो कर रहा है। लेकिन जो ये लंबी लड़ाई है, अभी खत्म तो होगी नहीं। इजराइल जो है वो एक दिन मारता है, एक दिन पीछे हटता है। अब उसने बीच में एकदम बहुत ही कम उसने बमबारी कर दी थी, फिर नॉर्थ गाजा में जैसे यूएस इलेक्शन करीब आया, उसने सोचा और छूट मिल गई है, भाई अस्थिरता है, कौन हमको रोकेगा। और ये बात सही भी है कि वहां पर बाइडेन और ट्रंप भी लड़ाई में फंसे थे। अब जब ट्रंप जीत गए तब भी अस्थिरता है, ये जनवरी तक रहेगी, 20 जनवरी तक। तो ट्रंप जो अपनी पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट तो ना कर सकते हैं, वो युद्ध रोकना भी चाहते हैं तो वो अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि उनकी क्या डील होगी और वो क्या, बस एक बात है कि ट्रंप की उस तरह की विचारधारा नहीं है कि अमेरिका को हर जगह जो है वो पुलिसमैन की भूमिका निभानी चाहिए और ह्यूमन राइट्स के लिए हर जगह घुस जाना चाहिए।
और वो कुछ ह्यूमन राइट्स नहीं, वो बिजनेस इंटरेस्ट के लिए होता है, लेकिन उसका जो एक चोला होता है ह्यूमन राइट्स का, ट्रंप वो नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स का चोला लेके वो करेगा तो खुलेआम वो गुंडई करेगा, बर्बरता करेगा, और नहीं करेगा तो कहेगा कि नहीं, इस पे डील हो जाए, इस पे यूक्रेन और रशिया में डील हो जाए, इजराइल और पैलेस्टाइन में डील हो जाए। हालांकि उसने पहले बहुत, मतलब वही आदमी था ट्रंप जिसने पूरा जो अमेरिकन एम्बेसी है तेल अवीव से जेरूसलम मूव करवाई, जेरूसलम को कैपिटल इजराइल का माना, जबकि जेरूसलम को नए पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल होना है, जो यूएन में अभी भी मैंडेटेड है। और ये तो देखिए पूरी तरह से कोशिश इजराइल कर ही रहा है कि किसी भी तरीके से ये चीज हट जाए, यूएनओ से भी हट जाए, यूएनओ खत्म हो जाए साला। UNRWA तो उसने उससे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए हैं। और अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिजीवी यही कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू चाहता है कि ये सब खत्म हो, हमें खुली छूट मिल जाए। और ट्रंप को वो ये बस ये समझा सकता है कि अच्छा ठीक है, अमेरिका से हम पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हमको आप खुली छूट दीजिए। हालांकि ट्रंप दूसरी तरह का है, और ट्रंप जन दबाव में है इस समय। चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, ट्रंप इस समय जन दबाव में है। उसको ये फिलिस्तीनी जो फोर्सेज हैं उन्होंने जिताया, ये पूरी स्थिति है। अब देखिए हम आते हैं जो लेबनान की सिचुएशन है। लेबनान में जो नहाल ब्रिगेड के 5 लोग मारे गए, और मैं देखिए जो खियाम की लड़ाई की एक एनालिसिस हिजबुल्ला ने जो पेश की है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें भी देखिए पूरी यही बात है कि जो जिस तरीके से इजराइल लड़ती है, इजरायली फोर्सेस लड़ती है, उस तरीके को हिजबुल्ला समझ गया है। और अब आप ये बताइए कि जैसे एक इजराइल एक एग्रेसर है, वो अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला डिफेंस है, वो डिफेंड कर रहा है। लेकिन डिफेंड की जो स्ट्रैटेजी हिजबुल्ला की है, उसमें वो जिस तरीके से मिसाइल, रॉकेट, मशीन गन, हैंड ग्रेनेड्स, अब आप देखिए 4 चीजें, मिसाइल, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और मशीन गन, इनको वो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके यूज कर रहा है, ये तो सिखाया ही नहीं जाता कन्वेंशनल आर्मी को। कन्वेंशनल आर्मी में तो ये है कि इन्फेंट्री को पहले भेज दो, या टैंक को पहले भेज दो, उसके पीछे इन्फेंट्री जाएगी, या टैंक मतलब इन्फेंट्री पहले जाएगी, उसके पीछे टैंक्स जाएंगे। मिसाइल्स जो हैं, वो जो मिसाइल स्ट्राइक है वो एयर स्ट्राइक में बिलीव करते हैं। अब एयर स्ट्राइक तुम वहां हिजबुल्ला के उसमें तुमने इतनी कोशिश, जो बेरूत में आप कर दो जहां एकदम खुले टारगेट्स है, लेकिन जहां जंग का मैदान है, जहां दुश्मन छुपा हुआ है, वहां तुम मतलब जहां जैसे हिजबुल्ला फाइटर छुपे हुए हैं, इजराइल के लिए दुश्मनी हुए, तो वहां तुम कैसे करोगे? वहां पर तो तुम्हारे पास टारगेट चाहिए। तुम कहीं खाली पूरा जो ये मर्जिया प्लेन है, जो पूरा एक मतलब जो खियाम की लड़ाई जो अभी इजराइल हारा है, पूरा बहुत बड़ा प्लेन है। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो फिर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि जो प्लेन्स हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें गांव हैं कहीं। हालांकि मध्य प्रदेश जाइए तो लंबे दूर, मतलब लंबे समय तक जबलपुर जाइए, वहां से धार ट्रैवल करिए, तो लैंडस्केप मतलब बहुत बड़ा एक हिस्सा है जहां कोई नहीं है, कोई आबादी नहीं है, और सैकड़ों किलोमीटर। तो उस तरह की स्थिति आप सोचिए वहां पर है। तो वहां पर तुम बमबारी, और वहां पर सोल्जर्स छुपे हैं अलग अलग, उन्होंने अपने पिकेट्स बनाए हैं, अपने ये भी बनाए हैं, अपनी उनका भाई वो वहां पर 20 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक ऐसी चीजें बनाई है, बहुत तरीके से वो छुपे हुए। वहां तुम बमबारी करोगे, बमबारी में तुमने चलो तुक्के में कुछ मार दिए, लेकिन तुम मेन अपना तो नहीं मार सकते ना, अपनी इन्फेंट्री को तो मदद नहीं कर सकते। और वहां से रॉकेट छोड़ने के लिए ग्राउंड, जो सरफेस टू सरफेस रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनको छोड़ने के लिए तुम्हारी सेना को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, और उसको भी टारगेट तो मिले। इधर इजरायली फौज जो है वो खुले में है, और हिजबुल्ला जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक के तहत छुपा हुआ है। तो इजरायली फोर्सेस हिजबुल्ला को डाउन करें, वो उनके फायर पावर को खत्म करें, उसके लिए बॉम्ब कर दें एरिया को। मतलब अब कोई चीज काम नहीं कर रही, चाहे बॉम्ब कर दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, वो उनकी मिसाइल्स को हिजबुल्ला सोल्जर्स दिख नहीं रहे। और इजराइल ने भी ये टैक्टिक्स शुरू में की थी कि हम भी ना दिखें, लेकिन वो टैक्टिक्स ऑफेंसिव लड़ाई में हो ही नहीं सकती। अभी तो एक तरफ कह रहे हो कि अटैक करेंगे, अब तुम भी नहीं दिख रहे हो, तो तुम भी गुरिल्ला वॉरफेयर, तो वो भी बैठे रहेंगे, तुम भी बैठे रहो, ऐसे सालों निकल जाएंगे। ये यहां जाके इजराइल फंस गया, बताइए यहां। और इसीलिए जो खमैनी साहब जो ईरान के हैं, उन्होंने जो पूरा एक एनालिसिस पेश की है कि हिजबुल्ला ने मास्टर कर लिया है पिछले 40 सालों में इजराइल को कैसे भगाया जाए। उसने सन 2000 में उसने इजराइल को लेबनान से और सीडोन से और पूरे मतलब साउथ लेबनान से भगा दिया था।
और 2006 में नहीं घुसने दिया था, अभी फिर नहीं घुसने दे रहा, क्योंकि टैक्टिक्स वही हैं। ये लोग कहीं भी अय्याशी का या भोग विलास का शिकार नहीं हुए कि हम जीत गए अब हम आराम करेंगे। और ये इजराइल तो आप जानते हैं अय्याश देश है, वहाँ के जो सोल्जर्स है अमेरिकन टाइप है, लड़ना तो उनको आता नहीं है, उनको अय्याशी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप इजराइल की वर्किंग क्लास से भी आप सोल्जर्स लाए, वहाँ के वर्किंग क्लास है ही कितना बड़ा, 70 लाख आबादी है, 1-2 लाख, तो वो कोई मतलब नहीं है वहाँ पर आप कोई बड़ी सेना जैसे भारत में है, गांव से भारी संख्या में लोग आ सकते हैं जो इस तरह की ज़िंदगी हार्डशिप जिन्होंने देखी है, वो भारी संख्या में लाखों की संख्या में आ सकते हैं, चाइना में आ सकते हैं, रशिया में आ सकते हैं, लेकिन इजराइल में वो स्थिति नहीं है। और ईरान में आ सकते हैं, ईरान में वो स्थिति है, ईरान, इसीलिए ईरान को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इजराइल जहाँ पर फंस जाता है वो अपने सैनिक कमजोरी में, बेसिकली इट्स अ वीक मिलिट्री पावर इन रियल टर्म्स। वो चाहे टेक्नोलॉजी उसके पास जो हो, चाहे वो जैसे मरगुआ फैमिली को उसने मार दिया, वो एक अलग बात हो, लेकिन आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रम्प के जीतने के बाद हंगरी का प्रेसिडेंट है नेटो ज्वाइन नहीं कर रहा है, इस तरह से जॉर्जिया का जो पूरा एक वहाँ पर जिस तरह की फोर्सेस पावर में है वो नेटो नहीं ज्वाइन कर रही हैं, बहुत सारे यूरोप के देशों ने नेटो ज्वाइन करने से मना कर दिया है। तो ये देखिए एक बड़ी जीत है, और इस समय पूरी रेजिस्टेंस जो है वो फतेह की तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन फतेह एक दिन में नहीं होगी, ये धीरे धीरे, अब यही फतेह है, वॉर ऑफ एट्रिशन में यही फतेह होती है कि जो आपने जैसे खियाम की लड़ाई में पीछे कर दिया, इजराइल को आपने पीछे कर दिया, आपने रोक दिया, लेबनान में वो नहीं घुस पाई, उसके बाद आगे आने वाले दिनों में जैसे ही इजराइल और कोशिश करेगी और कुछ घात, क्योंकि आप आतंकवाद से, पेजर बॉम्ब से, आप हिजबुल्लाह के फाइटर्स उनके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको तो आप कोई चीज भेज उनके पास होनी चाहिए ना, तब आप ब्लास्ट कराएंगे, वो नहीं हो सकती, वो कभी नहीं हो सकती। क्यों आप पूरा कारपेट बॉम्बिंग कर दीजिए, आपने 85,000 टन बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी से कितने गुना ज्यादा, आप उससे भी 85,000 के आप 5 लाख टन लेबनान पे गिरा दीजिए आज की तारीख में, उसी एरिया में, साउथ लेबनान में केवल, और आप फिर भी देखिएगा कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स जस्ट के तस है, मामूली 100-200 लोग बस उसमें मारे जाएंगे, 5 लाख टन आप बम गिरा दीजिए, कुछ उखाड़ नहीं सकते तुम हिजबुल्लाह का, और ना ही अमरीश मिर्जा स्पीक्स का कोई कुछ उखाड़ सकता है। हम बुलंद हैं, बुलंद रहेंगे। तो कल देखिए, मैंने आपको बताया था कल से हमारी वेबसाइट भी दिन के समय से आएगी, मैं आपको नोटिफाई करूंगा। और ये जो चैनल है हमारा, इसमें हमारे 11 बजे वीडियो आएगा, 3 बजे वीडियो आएगा, 6 बजे आएगा और रात को 9 बजे आएगा। और आज भी देखिए रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शुरू में मैंने बात की उसको याद रखिएगा। धन्यवाद।